हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 2 है सॉल्यूशंस और इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमारे पास चल रहा था अब तक कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इसका नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे है मोलरिटी। मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। सबसे फर्स्ट हम इसका फॉर्मूला राइट करेंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशन। तो मोलरिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यही क्या होती है, मोलरिटी होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर में, 1 लीटर, तो 1 लीटर को लिख सकते हैं हम पर लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर इन ए सॉल्यूशन इज मोलरिटी। ये हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ। सबसे फर्स्ट मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स के लिए, मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं और मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास को किससे डिनोट करते हैं, W से, और मोलर मास को M नॉट से। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मोलरिटी का कैपिटल M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स के लिए फॉर्मूला हो गया W अपॉन M नॉट, W अपॉन M नॉट। फिर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए V, और किस में ले रहे हैं हम, लीटर में, तो यहाँ पे L डिनोट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का। इसी फॉर्मूले को हम अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, M इक्वल टू W अपॉन M नॉट इंटू V ml के अंदर। और कोई भी लीटर का सॉल्यूशन होता है उसको ml में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूँगा तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है मोलरिटी का। तो अधिकतर केस में मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, बट आपको पता होना चाहिए कि मोलरिटी के लिए फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट हो जाएगी हमारे पास, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी की यूनिट हो जाएगी M, या फिर मोल के लिए हो जाएगा मोल। मोल की यूनिट क्या हो जाती है, मोल, और लीटर डिवाइड में तो ये लीटर। इसी को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। अगर मिलीलीटर में करोगे तो मोल मिलीलीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट्स हो गई मोलरिटी की। तो इस तरीके से आपको मोलरिटी को डिफाइन करना है, इसका फॉर्मूला बताना है और उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं मोलरिटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। हमारे पास सॉल्यूट कौन है, NaOH है, और कितनी क्वांटिटी में, 5 ग्राम। डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 500 ml। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट हम राइट करेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास,
तो हमारे पास है NaOH कितनी क्वांटिटी में दे रखा है 5 ग्राम। इसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशन कितना दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है 500 ml। आप चाहो तो ml वाले फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हो, बट मैं लीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। कैसे करोगे, 500 को डिवाइड कर दोगे 1000 से तो आपका हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी हमारे पास आ जाएगी फॉर्मूले से। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन m0 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसके अंदर। तो m इक्वल टू W कितना है, मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट आपके पास 5 ग्राम है तो यहाँ पे 5 राइट करूँगा। m0 होता है मोलर मास, और मोलर मास किसका, NaOH का। तो यहाँ NaOH का मोलर मास क्या हो जाएगा, देखो सबसे फर्स्ट सोडियम का मास कितना होता है 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि आपका मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो गया 40। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर के अंदर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है हाफ, तो यहाँ पे हाफ रखूँगा तो ये 1, और जैसे ही मैं 2 रखूँगा कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 1 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 4। तो यहाँ से हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी 1/4। या 1/4 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0.25। ये हमारे पास मोलरिटी। तो इस तरीके से हमने मोलरिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मोलरिटी आपको क्या बताती है। मोलरिटी आपको बताती है कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ कितनी मिली हुई है। अगर मान लो ये सॉल्यूशन आपका 1 लीटर होता तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतना ही अमाउंट मिला होता तो मोलरिटी यहाँ पे और भी कम आती। अगर मान लो मैं इसको डबल कर दूँ तो ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर मान लो ये 500 ml के लिए इतना आ रहा है तो 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मोलरिटी को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 6 नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन राइट करेंगे, उससे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लेंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में लेना आपको वॉल्यूम का सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, वही क्या होती है नॉर्मेलिटी।
तो यहाँ से हमें इसको समझना पड़ेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और गिवन मास को हम डिनोट करते हैं W से, और इक्विवेलेंट मास के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ EQM। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। W तो हम जानते हैं, कोई भी सॉल्यूट का कितना ग्राम पार्ट दे रखा है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास होता है हमारे पास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और मोलर मास को हम डिनोट करते हैं m नॉट से, और एन फैक्टर का एन फैक्टर। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा सिंबल्स की फॉर्म में n इक्वल टू, अब देखो जहाँ पे भी ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है उसकी जगह पे मैं ये राइट कर सकता हूँ, और इस इक्विवेलेंट मास की जगह पे मैं राइट कर सकता हूँ ये वाला पार्ट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा W मल्टीप्लाई एन फैक्टर अपॉन m नॉट इंटू VL। देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम तो आ गया लीटर के अंदर, W अपॉन एम नॉट, W अपॉन एम नॉट, और ये एन फैक्टर कहाँ चला गया, ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया नॉर्मेलिटी का, मास मल्टीप्लाई एन फैक्टर अपॉन एम नॉट, मोलर मास होता है, इनटू वॉल्यूम लीटर में है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, एन फैक्टर की। जब भी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको एन फैक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो भी आपके पास सॉल्यूट आएगा उसका एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक का क्लियर है सबको। अब मैं यहाँ से एन फैक्टर निकालना सिखाता हूँ आपको, तो इसको आप राइट कर लो। देखो बेटा, एन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है एटम का या फिर आयन का या फिर एसिड का या फिर बेस का या फिर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, तो उन सब के अलग अलग फंडे निकालने के। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो कोई आपको सिंगल एटम दे दे और आपसे पूछे कि इसका एन फैक्टर बताओ कितना है, तो हम क्या करेंगे, उस एटम की पर्टिकुलर जो वैलेंसी है वही क्या होगा हमारा एन फैक्टर। जैसे कि मान लो मैंने सोडियम लिया, ओनली सोडियम, तो अब इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो हमें पता है सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी एन फैक्टर। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम सिंगल एटम का एन फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे, उसकी वैलेंसी को देख के। नेक्स्ट है हमारे पास आयंस। अगर आयंस का आपको एन फैक्टर निकालना है तो आप क्या करो, उस आयन के ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज है, आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही क्या होगा एन फैक्टर होगा। जैसे सोडियम प्लस है तो ये आपका आयन हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 1 है, तो ये इसका एन फैक्टर हो गया। जैसे Mn+7 है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 7 है, तो ये इसका एन फैक्टर हो गया। तो जब भी हम एन फैक्टर लिखेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो जब भी एन फैक्टर हम राइट करेंगे तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ना तो उसके आगे प्लस लगाना है ना उसके आगे माइनस लगाना है। फिर हम बात करते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स आपका अगर है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एसिड्स के लिए हमारे पास 2 डेफिनेशन है यहाँ पे। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी का मतलब होता है OH माइनस आयंस कितने हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी क्या है, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड, या फिर आपका जो एसिड है वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन हो गई हमारे पास। तो मैं दोनों से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि HCl लिया, अब HCl क्या करता है, एक H+ आयन लूज करता है, ओनली 1 H+ आयन लूज करता है। तो यहाँ से हो गया इसकी जो इसकी जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम H2SO4 लें तो ये एसिड है आपका। अब ये H2SO4 का जब आप डायग्राम देखोगे, स्ट्रक्चर वाला डायग्राम,
तो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे 2 H होते हैं, ये इस तरीके से। अब ये वाला एग्जाम्पल आपका H+ से नहीं आएगा, यहाँ से देखो बेसिसिटी देखनी है, और बेसिसिटी का मतलब होता है OH आइंस। तो यहाँ पे OH आइन कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2, यानी कि इसका n फैक्टर 2 है। कभी कभी इसका n फैक्टर 1 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक ही H+ आइन देता है। तो उस कंडीशन में जैसे कि ये हो गया HSO4 माइनस, तो यहाँ पे देखो 2H थे, एक ही H गया है, मतलब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। और जब कंप्लीटली 2H डोनेट हो जाएंगे, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो उसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे H3PO2 है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, H3PO4 है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब यहाँ पे OH 1 दिख रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1। यहाँ पे OH 3 है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 3। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम एसिड्स का क्या निकाल सकते हैं, n फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बेस की बात करते हैं। तो बेस के लिए क्या करना है आपको, नंबर ऑफ OH माइनस आइंस को काउंट करना है। जैसे एग्जांपल NaOH लिया, 1 OH है, तो 1 आपका n फैक्टर हो गया, 2 OH है, 2 हो गया, 3 OH है, तो 3 हो गया। तो इस तरीके से हम बेस का क्या करते हैं, n फैक्टर निकालते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वाले एक्सचेंज वाले से देख लो कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, जैसे कि हमने कोई रिएक्शन देखी और इस रिएक्शन में आपसे पूछे कि बताओ आयरन का n फैक्टर कितना है या कॉपर का n फैक्टर कितना है, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले कॉन्सेप्ट से हम देख लेंगे। तो अभी देखो ये आयरन है, सिंगल है, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 से ये यहाँ पे जा रहा है, तो SO4 का -2 होता है, तो यहाँ पे कितना है, +2, मतलब 0 से +2, तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर की, तो यहाँ पे -2 है, तो कॉपर कितना है, +2 है, और अभी यहाँ पे कॉपर कितना हो गया, 0, मतलब +2 से 0 हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन और कॉपर इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो 0 से 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो वही क्या होता है, n फैक्टर होता है। तो यहाँ पे कॉपर और आयरन का n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम n फैक्टर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि हमारे पास सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड और इसका वेट दे रखा है 6.3 ग्राम। अब ये सब कुछ आपका डिजोल्व है 250 ml सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्यूशन अपने पास कितना है, 250 ml। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास गिवन है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कितना गिवन है, 6.3 ग्राम। और हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन कितना गिवन है हमारे पास, सॉल्यूशन है हमारे पास 250 ml। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 लीटर। ठीक है, इसके बाद हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी। तो सबसे फर्स्ट हमें n फैक्टर निकालना है एक तो, और एक क्या निकालना है, मोलर मास। तो मोलर मास के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का, और n फैक्टर के लिए हमें ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ से ऑक्जेलिक एसिड जो होगा आपका, उसके लिए फॉर्मूला होता है C2H2O4.2H2। तो ये इसका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं इसका, मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है तो 2 है, तो 24, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है यहाँ पे,
और ऑक्सीजन का 16 और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से यहाँ का आ जाएगा 36। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 126। तो मोलर मास हो गया हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का 126। इसके बाद हमें एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मेलिटी के लिए। तो यहाँ से एन फैक्टर कितना आ जाएगा? तो एन फैक्टर के लिए हमें सबसे फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं इसका तो कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ से हो जाएगा, देखो सबसे फर्स्ट अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो वहाँ से आपको सीखना है 11th क्लास से। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन हो गए हमारे पास। एक कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दूँ, 2 ऑक्सीजन खत्म, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे दो इनको और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। तो ये हो गया हमारा ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। ऑक्जेलिक एसिड है मतलब यहाँ बेसिसिटी से निकालेंगे। कितने OH है? 2 OH है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो नॉर्मेलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला है हमारे पास नॉर्मेलिटी का W अपॉन m0 मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास नॉर्मेलिटी का। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे फर्स्ट W, तो W कितना दे रखा है हमारे पास? 6.3 ग्राम, तो यहाँ पे 6.3 राइट करेंगे। मल्टीप्लाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना है ऑक्जेलिक एसिड का? 2। डिवाइड मोलर मास, मोलर मास है हमारे पास 126। मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है? 1/4, तो 1 यहाँ पे और 4 ऊपर। तो ये हमारे पास फाइनल हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम कैंसिल करते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास 2 से कैंसिल किया 6 3 और 6 3 को 6 3 से कैंसिल किया 0.1। तो फाइनल हमारे पास आ गया 0.1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड के अंदर है 1। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगी हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फॉर्मूले का, ठीक है, और मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एन फैक्टर से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। राइट कर लो इसको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने जो पढ़ा था अभी मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो इन दोनों को आपस में आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हो? मान लो किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हो? आपस में कन्वर्जन कैसे करना है? तो पहली चीज़ तो देखो, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेड है। दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेड है। क्यों है? क्योंकि दोनों के अंदर आपका वॉल्यूम आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलरिटी या नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास आपस में कन्वर्ज करने का। यहाँ से हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता है और स्ट्रक्चर से आप एन फैक्टर भी निकाल लोगे तो उसकी मोलरिटी निकाल सकते हो, या मोलरिटी पता है एन फैक्टर पता है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। अब ये कैसे आया, क्यों आया, आप खुद से करके देख लेना, आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो
रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मोलरिटी की। तो मोलरिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, W अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई VL, ये फॉर्मूला था हमारे पास मोलरिटी का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, W अपॉन M0 मल्टीप्लाई VL मल्टीप्लाई N फैक्टर, ये हो गए हमारे पास सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये वाला पार्ट आपका क्या है, मोलरिटी है, तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, मोलरिटी, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में N फैक्टर। तो ये रिलेशन होता है आपका नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, या फिर आप फटाफट से बना सकते हो किस तरीके से मैंने बनाया। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मेलिटी का और मोलरिटी का पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम हमारे रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स।